बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीफ फारूक। जहां पर पाकिस्तान के अंदर आजकल मौसम है कि अदालती फ़ैसले आ रहे हैं, अदालती फ़ैसलों में रिलीफ भी दिया जा रहा है। आज जनाब इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का नोटिस डिस्चार्ज कर दिया गया और मामला और कार्रवाई वहीं पर ख़त्म कर दी गई। इमरान खान साहब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश हुए। अच्छी बात यह है कि इमरान खान साहब ने अनकंडीशनल अपॉलॉजी तो नहीं की, लेकिन जो भी अदालत के सामने रखा, अदालत उनके रवैये और कॉन्डक्ट से मुतमईन नज़र आई और अदालत तफसीली फ़ैसला बाद में जारी करेगी। साथ ही साथ आज मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा को एक और रिलीफ भी मिला है। लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त और उनकी इस्तदा मंजूर की कि 4 साल से उनका पासपोर्ट नैब की कस्टडी में था चौधरी शुगर मिल्स के केस के अंदर, और अब तक 4 सालों के दौरान, अब 4 साल तो इस हुकूमत को नहीं हुए, लेकिन इससे पहले भी नैब क्यों रेफरेंस फाइल नहीं कर सका एहतसाब अदालत के अंदर, ये एक सवालिया निशान है। लेकिन मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा का जो मुकदमा है वो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे मराहिल भी आए जहां पर मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने पहले भी लाहौर हाई कोर्ट के सामने ये इस्तदा रखी, लेकिन बेंच टूट जाते थे, मौजूद जज साहिबान ये केस सुनने से इनकार कर देते थे, और अब फाइनली चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में एक बेंच के सामने ये मामला रखा गया और नैब ने इसके ऊपर एतराज़ नहीं किया कि मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा का पासपोर्ट अगर वापस कर दिया जाए, क्योंकि नैब के मुताबिक उन्होंने मज़ीद कोई इन्वेस्टिगेशन मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा से नहीं करनी। साथ ही साथ आज एक और फैसला लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से आया। मोनस इलाही साहब जो कि वज़ीर आला पंजाब जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साहबजादे हैं, उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस जो था को भी क्वाश कर दिया गया। अदालत ने मुकदमा खारिज करने का हुक्म दे दिया। ये भी एक बहुत बड़ा रिलीफ है चौधरी मोनस इलाही साहब के लिए, और ये भी फैसला लाहौर हाई कोर्ट से आया। इसकी जब डिटेल जजमेंट आएगी और डिटेल ऑर्डर आएगा तो उसका एनालिसिस होगा, लेकिन ये रास्ते खुल रहे हैं और अदालतों के अंदर ये भी साबित हो रहा है शायद कि बहुत से ऐसे केसेस जिनको बनाया जाता है लेकिन फिर फॉलो थ्रू नहीं है और कोई फॉलो अप नहीं है, या उनके खिलाफ मवाद इतना इनक्रिमिनेटिंग नहीं होता, वहाँ पर फिर क्वाशमेंट की स्टेज भी आ जाती है, मुकदमे खारिज करने की भी सिचुएशन बन जाती है, लोग एक्विट भी हो जाते हैं। जैसे मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा एवनफील्ड रेफरेंस के अंदर, एवनफील्ड मामले के अंदर जो उनकी सज़ा थी वो सज़ा कलअदम करार दी गई, अब उनके खिलाफ कोई केस नहीं है, पासपोर्ट उनका वापस हो गया। लिहाजा ये तब्दीली तो आ रही है, लेकिन साथ ही साथ इमरान खान साहब को ये लग रहा है कि ये तब्दीली, ये सब कुछ एक डील का नतीजा है और ये कानून की हुक्मरानी नहीं है आज के दौर के अंदर। और इमरान खान साहब को ये भी लगता है कि अगर कानून सबके लिए एक हो तो फिर मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा को जेल में होना चाहिए था। वो ये बात भूल गए कि मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा को 2 दफ़ा जेल में रखा गया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब इमरान खान साहब के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी होता है, छुट्टी के दिन अदालत खुलती है, तो क्या इमरान खान साहब को अगर रिलीफ मिलता है, जो कि बहुत अच्छी बात है, अदालतें हर एक को के लिए जो ट्रीटमेंट है मौजूद अदालतों की तरफ से और जजेस की तरफ से, वो इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए तमाम हर साइल के लिए, तमाम साइलिन के लिए। अगर इमरान खान साहब को कोई रिलीफ मिलता है तो उनको लगता है कि वो जो फैसला उनके हक में आया वो अच्छा था, लेकिन वो रिलीफ जो किसी और को मिल गया, बेशक उसके शवाहिद और मामला जितने मर्जी दुरुस्त हो, लेकिन वो अच्छा नहीं है, वहाँ पर कोई डील हो गई है। तो ये सिलसिला हमारे मुल्क में पहली दफ़ा शुरू नहीं हुआ, ये पहले भी होता रहा है। जो फैसला हमारे हक में वो अच्छा, जो हमारे खिलाफ उसमें कोई ना कोई मसला ज़रूर है। एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि हुकूमत ने वो जो साइफ़र है उसके बारे में अब एक नई कन्फ्यूजन है कि वो साइफ़र किसके पास है, असल में मौजूद है या नहीं है। इमरान खान साहब कहते हैं मेरे पास नहीं है, पता नहीं है कहीं आगे पीछे हो गया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हुकूमत ने एक जो कैबिनेट है उसने एक स्पेशल सब कमेटी बनाई। उस सब कमेटी ने रिकमेंड किया है कि ये मामला अब FIA के पास होगा और कोऑप्ट करेगी साथ, और कोऑपरेशन उन्हें हासिल होगी। अगर मज़ीद को इंटेलिजेंस एजेंसीज या मज़ीद इदारे इसमें साथ दें तो इमरान खान साहब और उनके साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान साहब की जो गुफ्तगू है उस हवाले से इन्वेस्टिगेशन हो और कार्रवाई हो। लेकिन कार्रवाई क्या हो इसका अभी तक किसी को पता नहीं है। इमरान खान साहब ने माफ़ी मांग ली, सिलसिला आगे चल पड़ा। इमरान खान साहब से साइफ़र के हवाले से ख़ुद भी पूछा गया एक इंटरव्यू के अंदर, और जब उनसे पूछा गया, मरियम मेमन ये इंटरव्यू कंडक्ट करी थी, तो उन्होंने क्या फरमाया। इमरान खान साहब कहते हैं एक मेरे पास था, वो गायब हो गया, कहाँ चला गया मुझे नहीं पता। अब फिर जनाब फवाद चौधरी साहब जो कि दस्ते रास्त समझे जाते हैं जनाब इमरान खान के, एटलीस्ट हम तो नहीं यही समझते हैं, वो क्या फरमा रहे हैं इस हवाले से। एक बात जो कि आज इमरान खान साहब ने भी उसको कन्फर्म किया, और राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि साइफ़र मौजूद है, साइफ़र कहीं गुम नहीं हुआ। वो क्या फरमा रहे हैं, वो कहते हैं वजारत खारजा के पास है। कॉपी इमरान खान साहब जेब में डाल के ले गए थे, लेकिन उसका पता नहीं वो कहाँ गई।
एक सिलसिला जो कि जनाब इमरान खान ने शुरू किया और वो आज तक ख़त्म नहीं हो रहा, और वो है मुक़्तदर हलकों के ख़िलाफ़, यानी पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की फ़ौज की जो आला क़यादत है उसके ख़िलाफ़ इमरान खान साहब की हर्जा सराई आज भी जारी है। वो कोई भी जलसा नहीं छोड़ते और लगता ऐसे है कि इमरान खान साहब की जो मीटिंग है, जिसके बारे में उन्होंने कहा इंटरव्यू के अंदर कि सच वो बोल नहीं सकते, झूठ उनसे बोला नहीं जाएगा, यानी कि वो जो सारा एक परसेप्शन क्रिएट किया गया था कि इमरान खान साहब के मामला तय पा गए हैं, वो भी अब बाद नज़र में ऐसे ही लगता है कि वो मामला तय नहीं पाए थे। इमरान खान साहब अब भी क्या फरमा रहे हैं? चौकीदार कौन है, यानी कि वो किसको कह रहे हैं? वो पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं, पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत को कह रहे हैं। क्या फरमा रहे हैं तो सुनिएगा। मुल्क अपनी तबाही की तरफ जा रहा है और मैं सबसे पूछता हूँ, जो इन चोरों को रोक सकते थे, जो इस साजिश को कामयाब होने से रोक सकते थे, अगर ये समझते हैं कि कौम आपको माफ कर देगी, कि आप कहें जी हम न्यूट्रल हैं, कौम नहीं माफ करेगी, क्या आप माफ करेंगे उन लोगों को जिन्होंने इन टाकों को आने दिया? क्या आप अपने चौकीदार को माफ करेंगे? अगर आपके घर पे डाका पड़े और चौकीदार कहे मैं न्यूट्रल हूँ, आप माफ करेंगे? इस तमाम सूरत हाल के अंदर इमरान खान साहब से पूछा गया कि वो मीटिंग हुई थी नहीं हुई थी। चलें इसको हम यही रोक लेते हैं, इमरान खान साहब ने क्या कहा क्या नहीं कहा। इस हवाले से ज़रा प्रोग्राम के पहले इससे में बात हो जाएगी। एक बात जो कि आज बहुत अरसे बाद वजारत जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब क्योंकि आज मौजूद थे एक तकरीब के अंदर, वहाँ उसको नोटिस किया गया, कम से कम मैंने हैसियत एक पाकिस्तानी नोटिस किया कि एक कॉमन परसेप्शन ये है कि बहुत सी मकामात ऐसे होते हैं जहाँ पर वज़ीर आज़म जाते हैं, उनको ब्रीफिंग्स दी जाती हैं, वो सुन के आके फीता काट के वापस आ जाते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने मुख्तलिफ किया। ज़रा उस पर भी बात आज के प्रोग्राम में करेंगे, लेकिन सबसे पहले ज़रा बात हो जाए अपने मौजूद मेहमानों से, उनका तारुफ करवा देता हूँ। मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान मरीम नवाज़ शरीफ साहबा और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब फॉर्मर के, बहुत शुक्रिया आपका। जनाब इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, भट्टी साहब आपका बहुत शुक्रिया। कामरान यूसुफ साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मुल्क के सीनियर सहाफ़ी हैं, अपना प्रोग्राम भी करते हैं, बहुत शुक्रिया कामरान साहब आपका भी। आपसे भी हम इस हवाले से तज्ज़िया हासिल करेंगे। सबसे पहले एक बात जो कि बार बार आ रही है ज़ुबैर साहब, ये तो अब खैर क्लियर हो गया, ये साइफर एंड ऑल दैट, मैं उसकी में नहीं जाना चाहता कि उसके अंदर क्या था क्या नहीं था, बट क्या आज मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की उन्होंने इमरान खान साहब को वो फितना कह के एड्रेस करती हैं और वो कहती हैं कि फितने को इसका सदेबाब होना चाहिए और इनको साथ ये होना चाहिए वो होना चाहिए, बट हुकूमत PMLN लेड मखलूत हुकूमत है, सब कमेटी बन गई, सब कुछ हो गया। डू यू नो कि एक्चुअल कार्रवाई करना क्या चाहते हैं इमरान खान साहब के खिलाफ, और FIU को क्या कहा गया, अभी क्या करें आप जाके, क्या इन्वेस्टिगेशन करें? देखें, इसमें दो ओपिनियन हो सकते हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन किसको करनी चाहिए थी। इमरान खान खुद डिमांड करते रहे हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, हालांकि जो सेकंड नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई थी जो इस मौजू पर जब नई हुकूमत आई थी और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, तो उसके जो भी मिनट्स आए थे उसमें क्लियर कट ये था कि जी ये इसकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ ने कर ली है और इस नतीजे पर पहुंची है, और जिसको नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने एंडोर्स किया था कि जी ये कोई साजिश नहीं थी, इट वाज समथिंग दैट यू कुड टर्म इंटरफेरेंस, और जिसको डिमाश करना एक नॉर्मल तरीक़ेकार है वो किया गया था। अब इमरान खान साहब ने उसके बाद भी कंसिस्टेंटली मेंटेन किया कि जी इन्वेस्टिगेशन हो। FIA एक इदारा है जिसको हुकूमत इस्तेमाल कर सकती है फॉर एनी टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आई एम श्योर इमरान खान उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन पहले से ही अगर उस पर अगर हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि नहीं जी मैं तो मानते ही नहीं, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन भी करानी है, लेकिन FIA को भी नहीं मानना। सरकता कलामी इमरान खान साहब तो कि वो साइफर को इन्वेस्टिगेट करें जी, कि वो उसमें वो मदाखलत थी या साजिश थी, और साजिश हुई तो कैसे हुई, लोकल कंट्रीब्यूटर्स कौन थे, क्या हुआ, लोकल प्लेयर कौन थे, उनकी इन्वेस्टिगेशन वो तो और तरह की चाह रहे थे ना। ये तो उस ऑडियो कॉन्वर्सेशन के हवाले से सब कमेटी बनी और उसने रिकमेंड किया FIA कार्रवाई करे। तो मेरे ज़हन में जो सवाल आता है कि क्या मतलब उस ऑडियो कॉन्वर्सेशन के अंदर कार्रवाई करने के लिए कोई ज़हन में सोचे हुए किसी ने? अब ऑब्वियसली PMLN को आप रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई TORs क्या होने चाहिए, क्या करना चाहते हैं आप?
टीओआर देखे ना, एक सारा जो कंफ्यूजन क्रिएट किया वो इमरान खान के बयानिए की वजह से क्रिएट हुआ ना, कि इमरान खान एक तरफ तो कहते हैं और कंसिस्टेंटली मेंटेन करते हैं कि ये साजिश का आगाज अमेरिका से हुआ था। अच्छा, अमेरिका से हुआ था तो अमेरिका से रजीम चेंज का जो बड़ा बयानिया आता है, रजीम चेंज अमेरिका से हुई थी। अच्छा, अमेरिका में वो व्हाइट हाउस को नहीं ब्लेम करते हैं, क्लियरली कभी नहीं उन्होंने कहा। वो कांग्रेशनल लीडरशिप को नहीं ब्लेम करते हैं, वो पेंटागन को नहीं ब्लेम करते हैं, वो इसको स्टेट डिपार्टमेंट को भी नहीं करते, स्टेट डिपार्टमेंट के एक मिड लेवल ऑफिसर को करते हैं। ये नहीं कहते कि जी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन्वॉल्व थे या असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो उनकी अहम, मतलब कोई भी जो अहम इदारा है जो रजीम चेंज, अगर वो एग्जाम्पल भी देते ना 1950s में ईरान में ये किया था, क्यूबा में ये किया था, इन सोने सो, वहाँ तो एक शुआयद मौजूद थे ऑफ द सीनियर लीडरशिप बीइंग इन्वॉल्व एट द टॉप लेवल। यहाँ क्या हुआ है, अब उसको ट्रांसलेट करते हैं कि जी यहाँ फिर उनके जो हवारी थे, जो वो उनके बकौल जिन्होंने उसको अमली जामा पहनाना था और उन्होंने अमली जामा पहनाया। क्वेश्चन हमारे हिसाब से तो ही कैन हैव सीरियस एंगर, और वो एंगर कहाँ से आया था? वो एंगर इस वजह से आया था जो उन्होंने इजहार भी किया, जो अभी आपने इंटरव्यू में भी कहा कि वो हमले करते हैं हमारी मिलिट्री पर, क्योंकि उनका जो एंगर है वो इस वजह से है कि ही थॉट कि ये दिस इज ही हैज बीन गिवन अ फ्री राइड, और उनको ही टुक देम फ्रॉम फॉर ग्रांटेड कि जी वोट भी चाहिए अगर पार्लियामेंट में तो वो करेंगे, उनको आउटसोर्स कर दिया आपने सियासी मामला। और वहां से जब उन्होंने सिर्फ विड्रॉ कर लिया, सिर्फ विड्रॉ किया कि हम उस तरह से सपोर्ट नहीं करेंगे, और इसका इमरान खान ने खुद इजहार किया, हमने नहीं कहा, हमें तो बहुत सी चीजें पता ही थी, लेकिन पब्लिकली भी उन्होंने कहा कि जी पार्लियामेंट में भी मैं उनसे मदद मांगता था। उन्होंने सिंपल इन्वॉल्व होना बंद कर दिया एंड द गवर्नमेंट फेल एंड देयर इज नथिंग मोर देन दिस। अब उसमें हमारा इंटरेस्ट हमेशा से था कि हमने, अगर हमें मौका मिलेगा 172 सीटें लेने का तो हम इनको गिरा देंगे। ठीक है, बट यू वांट एन इन्वेस्टिगेशन ऑन दिस, ठीक है, एफआईए करेगा, बट कामरान साहब, बट डू यू थिंक कि ये थोड़ा वो या टू लिटिल टू लेट है? अब गवर्नमेंट कह रही है जी हमने इस कॉन्वर्सेशन, क्योंकि आई एम श्योर यू हैव गॉन थ्रू इट, आपके सामने भी होगा कि वो ये कहते हैं कि ये तो मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी है एंड इट नीड्स लीगल एक्शन एंड सम लीगल एक्शन शुड बी टेकन, और एफआईए करेगा एंड कोऑप करेगा विद अदर इंटेलिजेंस एजेंसीज। मेरा सवाल हर एक से यही है, और आप भी अगर हमसे कुछ शेयर कर सकें, हुकूमत क्या कर लेगी इवन इस ऑडियो कॉन्वर्सेशन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करते? क्या आजम खान साहब को बुलाएगी, इमरान खान साहब को बुलाएगी? क्या अगर आपको लगता है कि ऐसे होने जा रहा है, डू यू सी दैट हैपनिंग? देखिए, इमीडिएटली तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज होने जा रही है, और मुझे अभी तक जो हुकूमत का जो भी रद्द-ए-अमल लगा है, जो भी ऑडियो लीक्स आई हैं उसके बाद, ये पॉलिटिकल ज्यादा लगता है मूव, एक दबाव बढ़ाने की बात है इमरान खान साहब के ऊपर और उनकी जमात के ऊपर। अदर देन दैट, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कोई सब्सटेंटिव चीज जो है वो हो सकती है, क्योंकि अगर इसके ऊपर तहकीकात होंगी तो सबसे पहले तो फिर ये मामला भी आएगा ना कि ये जो ऑडियो लीक्स हैं, ये जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की और प्राइम मिनिस्टर हाउस की जो सिक्योरिटी एट फर्स्ट प्लेस कॉम्प्रोमाइज हो रही है, उसके बारे में फिर कौन बात करेगा? क्योंकि ये भी इटसेल्फ एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है, क्योंकि इसको आइसोलेशन में तो आप नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल में, जहां तक मेरा अंदाजा है या जितनी मेरी इंफॉर्मेशन है, ये गवर्नमेंट जो है एक पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ाने के लिए शायद उन्होंने किया है। उनको खुद भी नहीं पता, उनको क्लियर कट एक रोड मैप नहीं है कि अगर उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते भी हैं, कि अगर उनको लगता है कि उन्होंने एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन की है, एक प्योरली जो खारजा अमूर का मामला था उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया है, उसको एक्चुअली वो एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? आई थिंक गवर्नमेंट को भी इसका नहीं पता। और दूसरा, आप शुरू में जो बात कह रहे थे, लोगों को शायद इस चीज का अंदाजा नहीं है कि कॉपी गुम हो गई है, कॉपी इधर चली गई है। मुझे को 15-16 साल हो गए हैं फॉरेन ऑफिस कवर करते हुए। ये जो साइफर होता है, ये इसका एक बड़ा मुरवजा तरीकाकार है, इसकी कॉपीज बन नहीं सकती। जो ओरिजिनल साइफर वो फॉरेन ऑफिस के पास होता है, जो बाकी चीजें जाती हैं वो बेसिकली एक ट्रांसक्रिप्ट होता है, जो उसकी बुनियाद पर एक लुब्बे लुबाब जो भी उसका क्रक्स है जो साइफर के अंदर होता है, तो वो जो इंटेंडेड रिसिपिएंट्स होते हैं, जो एम्बेसडर लिखता है या फॉरेन सेक्रेटरी समझता है या फॉरेन मिनिस्टर समझता है, उनके पास जानी चाहिए। तो बुनियादी तौर पर वो ट्रांसक्रिप्ट जो है वो जो भी होगा, मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म ऑफिस या वज़ीर आज़म हाउस के पास गया होगा। अदरवाइज जो ओरिजिनल साइफर होता है वो रहता जो है वो फॉरेन ऑफिस के पास ही है, और अगर ओरिजिनल जो साइफर है किसी ने देखना भी है तो उसका भी एक मुरवजा तरीकाकार है। उसमें साइबर विंग का जो बंदा है या जो बंदे हैं वो बाकायदा तौर पर लेकर के जाएंगे, वो अपने सामने वो दिखाते हैं साइफर,
और वो फिर उसको वापस ले आते हैं। ठीक। तो ये लोगों को शायद इस चीज का अंदाजा नहीं है कि वो कॉपी का करते हैं। तो ये एक थोड़ा सा इसके बारे में भी कंफ्यूजन है। जो कॉपी की वो बात करते हैं, बुनियादी तौर पर उस साइफर से जो भी उसका क्रक्स है, उसमें जो कुछ कहा गया है उसको वो करके वो जो भी मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म ऑफिस में या इमरान खान साहब को दिया गया होगा। ठीक। इरशाद भट्टी साहब, चले ये भी अच्छी बात है, क्लियर हो गया कि ओरिजिनल साइफर तो एग्जिस्ट करता है। जिस तरह कामरान साहब ने कहा, इमरान सनाउल्लाह साहब इंटीरियर मिनिस्टर, उन्होंने भी कह दिया कि वो तो एग्जिस्ट करता है। बड़ा आसान हो जाएगा अगर शायद उसको भी देख के पढ़ लिया जाए कि जो ट्रांसक्रिप्ट भेजे गए या जो उसके अंदर तब्दीली की गई वो किस हद तक थी, और इमरान खान साहब ने अगर को मैनिपुलेट करने की कोशिश की या तब्दीली करने की कोशिश की तो वो क्या थी। बट क्या आपको भी यही लगता है कि ठीक है जी, सब कमेटियां बना दो, FIA को कह दो जी ये कर दे वो कर दे, कोई ठोस चीज़ कर नहीं पाएगी हुकूमत? उसकी एक वजह यह है कि सियासी कैपिटल हुकूमत का बड़ा कमज़ोर है, हुकूमत के पास वो सपोर्ट नहीं है जो दरकार होती है एक सियासी तौर पर भी। इमरान खान साहब के खिलाफ अगर कोई इन्वेस्टिगेशन इस हवाले से करनी है तो भी। जनाब स्पीकर, आपने वो एक सुना होगा, पंजाबी का है, पानी विच मधानी, यानी वो दूध होता कोई नहीं है तो पानी विच मधानी पा के रिड़कते रहो, ना मक्खन निकलना ना लस्सी बननी। ते लिहाजा साइफर आला हज़रत किबला मोहतरम, काबिल एहतराम, काबिल तज़ीम, काबिल तहसीन, काबिल ज़िक्र, नाकाबिल बर्दाश्त साइफर बज़रिया अमरीका साहब बहादुर पर गुफ्तगू करने इसलिए मैं कर रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने एवन फील्ड से कहा है कि इस पर ज़रा ना घोटा लगाएं इमरान खान साहब को। और जब वो मरियम नवाज साहबा हमराए इसहाक डार साहब जो वज़ीर आज़म के तैयारे में तशरीफ़ लाए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो कोई रिपोर्टर ने जुर्रत करने की कोशिश की कि डॉलर मईशत पर, तो मरियम नवाज साहबा ने कहा कि अंकल इसे साइफर पर ही रखें। तो लिहाजा मैं भी मरियम साहबा और नवाज शरीफ साहब गवाह रहे ना, साइफर पर ही बोल रहा हूँ। अच्छा, वक्त बदल, कितना अजीब वक्त हो गया जनाब स्पीकर के तरीके अदम एतमाद या यकायक वक्त बदल जाना। पानी विच मधानी, साइफर असली या साइफर नकली, पानी विच मधानी। अच्छा, साजिश हो गई या मुदाखलत हो गई, पानी विच मधानी। दोनों धड़ों की ऑडियोज आ गई, पानी विच मधानी। अच्छा, साइफर चोरी, साइफर गायब हो गया, पानी विच मधानी। गद्दारी हो गई या मुहब्बे वतनी हो गई, पानी विच मधानी। आर्टिकल 6 लगाएं या माई बेस्ट फ्रेंड का आर्टिकल लिखें, पानी विच मधानी। अच्छा, एक धड़े की आला तहकीकाती कमेटी, दूसरे धड़े का सुप्रीम कोर्ट जाना, पानी विच मधानी। अच्छा, FIA या जुडिशल कमीशन, पानी विच मधानी। बड़ी साहब, जितनी दफा आपने डाल दिया है ये तो कोई बनी जाएगी लस्सी, इतनी दफा आपने मधानी में डाला है पानी। नहीं सर, आप यही तो मार खा जाते हैं। आप पिंड के हैं नहीं है ना कि पानी दे विच मधानी होवे तो मक्खन नहीं आंदा। मुझे पता है बड़ी साहब, मैं पिंडू आदमी हूँ, मुझे पता है, मैं लेकिन कह रहा हूँ जिस तवातर से आप डाल रहे हैं शायद कुछ ना कुछ बन ही जाए। नहीं, कुछ अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं बनेगा। अच्छा। और दूसरी बात यह है कि अब फॉर एग्जाम्पल एक साइफर है आला हजरत वजारत खारजा मताहत बिलावल भुट्टो जरदारी और हमारे अगले वजीर आज़म मरियम साहब, और उनमें से एक की टाई पड़ेगी, उनके पास असली पड़ा हुआ है। एक मिनट्स या वो जो मिनट्स बनाए आज़म खान साहब बहादुर ने, वो आरिफ अलवी साहब के पास भी हैं, सुप्रीम कोर्ट साहब के पास भी हैं, फौज एक कामरा में आर्मी चीफ साहब ने भी, वज़ीर आज़म उस वक्त इमरान खान थे, उनको दिया था, स्पीकर के पास भी हैं, डिप्टी स्पीकर के पास भी हैं। मिनट्स क्या थे वो आज़म खान साहब की ऑडियोज आ चुकी हैं। तो अब इस पानी विच मधानी पा के करना क्या है, एक सवाल। दूसरा सवाल है कि इन सारों से बड़ा सवाल है कि ये जो इमरान खान साहब की ऑडियोज लीक हुई और जो वज़ीर आज़म हाउस या वज़ीर आज़म ऑफिस की ऑडियोज लीक हुई, वो पानी विचों मधानी कौन कटेगा? अच्छा, मरियम साहबा ने यहां तक तो कन्फ्यूजन दूर कर दी कि ये कोई हैकर या डार्क वेबसाइट नहीं है, ये जो हमारी हैं वो इमरान खान और उनके कोच की हैं। ठीक है, तो मरियम साहबा और उनके कोच ने फिर इमरान खान की बनाई होंगी। कौन है कोचों को तलाश किया वैसे जाए। बड़ी साहब, इधर कोच कौन है उधर? अगर मतलब अगर आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के कोच की उन्होंने मरियम साहबा ने फरमा दिया, तो यहाँ कोच कौन है? आप तो बहुत वेल कनेक्टेड है तमाम कोचेस से। हद हो गई है। हमारे इस पैनल में मेरे मुअज़्ज़ज़ काबिल एहतराम प्यारे मुतज़ल्ला अलैह पीर तरीक़त रहबर शरीयत जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब अल मारूफ गुलाब जामुन वाले बैठे हैं, इनको नहीं पता कौन है। वो आपकी इस
मैं से क्या कहूँ, ये वो कह सकते हैं ये हर्जा सराई तो नहीं होगी, लेकिन आपने जो इतने आपने फिर ये सवाल आप ये फिर ये यानी आप मुझे ये सवाल करके फिर पानी में मधानी डालना चाहते थे। उनसे पूछिए, उनके पास असल मक्खन और दूध जलेबी है। अच्छा वैसे नहीं, एक मिनट यही रुक जाए। मैं अब जुबैर साहब से पूछूंगा कि क्योंकि भट्टी साहब ने बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है कि कोच नहीं है, दो तरफा हैं, और भी कोचेस हैं। कोच तो बहुत से होते हैं, फिर हेड कोच भी होता है। एक ब्रेक के बाद जरा उस पर गुफ्तगू करते हैं और इस मामले को आगे कहाँ लेके जा रहे हैं ये भी बात करते हैं ब्रेक के बाद। तो फिर आप खुशामदीद कहते हैं। जुबैर साहब, मेरे ख्याल में मैं क्या सवाल पूछना, भट्टी साहब ने कहा कि वो कोच की है, तो यहाँ पर जो इनकी ऑडियोज़ आई हैं इमरान खान साहब की, ये किस कोच की हैं? तो अब मैं कोच पे ही रहूँगा। तो यहाँ पर भी भट्टी साहब के मुताबिक कोच एक जगह नहीं है, इमरान खान साहब के भी कोई कोच हैं और यहाँ मरियम नवाज शरीफ साहबा के भी कोई कोच हैं। नहीं, ये भट्टी साहब के मुताबिक नहीं, मरियम नवाज साहबा के मुताबिक। प्लीज सवाल दुरुस्त करें। नहीं, आपने कहा ना कि कोच एक तरफ साहब, आपने कहा इमरान खान साहब के कोच, आपने कहा यहाँ पे नहीं, सुनिए, मैं भी मेरा भी लिख लीजिए, मैं भी यही कह रहा हूँ। लेकिन मैंने मरियम नवाज साहबा का कहा था कि ये कोई साइबर वाइबर नहीं है, उन्होंने खुद फरमाया ये इमरान खान के कोच की है। तो मैंने सवाल उठाया है कि अगर साइबर नहीं है तो एक कोच है, तो दूसरा धड़ा कौन है? अच्छा, दूसरा धड़ा भट्टी साहब कह रहे दूसरा धड़ा, दूसरा कोच कौन है? मैं तो उसी की तस्दीक कर सकता हूँ जो मरियम नवाज ने कहा है। दूसरा धड़ा कौन है उसका जाहिर है, अगर मरियम नवाज को पता होता या मुझे पता होता तो बता भी देते। तो अच्छा। एक तो बता चुके हैं, अब उसकी वजाहत करना कि दूसरी साइड कौन सी है क्या है। और दूसरी बात यह है कि मेरा ख्याल है भट्टी साहब के लिए आसान है ये सब बात करना। आपको भी पता है कि हम हर चीज़ खुल के यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो जो डिस्कस नहीं कर सकते तो फिर वो किनारे इशारों में बात करने का फ़ायदा भी नहीं होता। जो सुनने वाले हैं वो भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। इवन इमरान खान भी जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई करते हैं और मुख्तलिफ खिताबात दिए जाते हैं, हालांकि वो काफ़ी क्लियर कर देते हैं कि वो किसको एड्रेस कर रहे हैं। बट हेयर इन द टॉक शो जाहिर है हम जहाँ तक बात कर सकते हैं वहीं तक बात कर सकते हैं। बिल्कुल ये बात कंसर्निंग है और सबके लिए होनी चाहिए पाकिस्तान में कि इस किस्म की जो टेप्स आई हैं दोनों तरफ से आई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और जो फॉर्मर वज़ीर आज़म इमरान खान दोनों की आई हैं टेप्स। तो उसमें जो मवाद है वो तो एक बात है, लेकिन उससे ज़्यादा मेरा ख्याल है इम्पॉर्टेंट ये भी है कि ये कैसे हुआ है। बिकॉज पाकिस्तान में जिस तरह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ख़ुद कहा कि अगर फॉरेन डेलीगेट्स को फॉर एग्ज़ाम्पल या इवन पाकिस्तानी जो उनसे मिलने के लिए जाते हैं, अगर इफ़ दे आर नॉट श्योर कि अगर वो जो भी बात करेंगे और बहुत सी चीज़ें और हर चीज़ मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म से जब बात होती है तो इन कॉन्फिडेंस होती है और कुछ ऐसे मामलात भी होते हैं जो कि बिल्कुल वज़ीर आज़म बग़ैर किसी मावनिन के बात कर रहे होते हैं। तो ये तो बड़ा मुश्किल है। सो वज़ीर आज़म ने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि ये चीज़ें हैं तो बहुत कंसर्निंग और पाकिस्तान की कोई इतनी ज़बरदस्त रेपुटेशन दुनिया में है भी नहीं। तो अगर उसके साथ ये भी छाप लग जाए कि जी हमारे वज़ीर आज़म के ऑफिस में या वज़ीर आज़म हाउस में इस किस्म की इतना ज़्यादा नॉर्मल तरीके से, क्योंकि हमें ये भी नहीं पता कि कितनी चीज़ें अभी टेप हैं जो सामने नहीं आए। जो शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म थे, जो वो 2 टेप्स या 3 टेप्स आई थी वो अर्ली जून की थी, बिकॉज उसमें एक रेफरेंस था कि डॉलर जो है 207 तक पहुंच गया। तो 207 तो अर्ली जून में था। तो जाहिर सी बात है अब हम बैठे हैं अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, तो इट्स अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न। बिल्कुल ठीक। कामरान साहब, एक बात है कि ठीक है हमने इसके ऊपर बात हर एक ने कर ली। ये सवाल अब जुबैर साहब भी, उनके लिए भी है कंसर्निंग, मेरे लिए भी है कि मेरे नज़दीक वज़ीर आज़म का ऑफिस हो, वज़ीर आज़म का प्राइम मिनिस्टर्स हाउस हो, ये तमाम इदारे रियासत की अलामत हैं। ऑब्वियसली रिगार्डलेस के आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, पहले इमरान खान साहब थे, आगे कोई और हो। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि वो वज़ीर आज़म का दफ्तर है और वहाँ पर डिग्निटरीज भी आते हैं, सेंसिटिव मीटिंग्स भी होती हैं। बट क्या आपको लगता है कि ये कंसर्न है आज, या इट्स मोर, जिस तरह आपने कहा कि इट्स मोर अबाउट पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग, बट एक और चीज़ जिसके बारे में बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ हो रही हैं कि नहीं बहुत कुछ ऐसा है जो कि बस मुस्तकबिल करीब के अंदर आने वाला है और बहुत सी चीज़ें निकलने वाली हैं और बहुत सी ऑडियो टेप्स हैं जो सामने आने वाली हैं।
देखें, अगर आपकी इजाजत हो तो वो आपने कोच की बात पूछी तो जुबैर साहब एक वन लाइनर जवाब दे सकते थे, इतनी तमहीद बांधने की जरूरत नहीं थी। वो उनको कहना चाहिए था कि झूठ में बोलता नहीं, सच में बोल नहीं सकता, क्योंकि कभी कभी आप अपने हरीफ से भी अच्छी बात सीख सकते हैं। बड़ा वन लाइनर जवाब था। तो बात हमारी यही है बुनियादी तौर पर। अब जो आप जो बात कर रहे हैं, देखें मेरे लिए चलें, जो ऑडियो लीक्स हो रही हैं उसकी जो पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस हैं, हर जमात अगर पीएमएलएन के खिलाफ आती है तो तहरीक इंसाफ उसका पॉलिटिकल माइलेज लेती है, तहरीक इंसाफ के खिलाफ आई है तो ये जमात जो है या जो गवर्नमेंट है वो पॉलिटिकल माइलेज ले रही है। लेकिन इन तमाम बातों से आई थिंक अगर आप जो संजीदा हल्के हैं, इवन दफ्तर खारजा के अंदर भी अगर आप बात करें, तो सबसे बड़ा कंसर्न इस वक्त मेरे ख्याल में इन ऑडियो लीक से ज्यादा इस बात पे होना चाहिए कि ये जो ऑडियो लीक्स हो रही हैं और खास करके जो सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हुई है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की और प्राइम मिनिस्टर हाउस की, इसके ऊपर आई थिंक हमें बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लगता कि ये इस हुकूमत का फोकस है, और ना ही जो मुतलका इदारे हैं वो इसमें कोई दिलचस्पी रखते हैं। उसकी एक वजह मुझे लगता है ये हो सकती है कि शायद इसकी कोई इम्पार्शल इंक्वायरी करवाना ही नहीं चाहता, क्योंकि अगर इम्पार्शल इंक्वायरी होगी तो शायद हो सकता है कि कई शुरफा के नाम इस सारे मामले में आ जाएं। लेकिन पाकिस्तान का इंटरेस्ट एट स्टेक है। दफ्तर खारजा के बहुत से लोगों से मेरी बात हुई, वो बहुत ज्यादा कंसर्न है। वो कहते हैं कि अब इस तरह की जो हम डोमेस्टिक पॉलिटिकल सिचुएशन के लिए तो इनको इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बाहर की दुनिया भी आपको देख रही है। क्या इस मुल्क में अब कोई जो रहनुमा है बाहर की दुनिया को, वो आएगा आके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर कोई कैंडिडेट गुफ्तगू करेगा? फर्ज करें कि हमारे यहाँ बहुत से फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं, कोई चीन का ही लीडर हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ कोई बातचीत कर रहा हो जिसमें कई कंट्रोवर्शियल या कई अहम बातें हो सकती हैं, और वो अगर ऑडियो लीक हो जाए, और जो आपको पता है कि चीन के बहुत से राइवल्स हैं, मगरिब है, अमेरिका है, तो आप सोचें कि हमारी क्या इज्जत रह जाएगी दुनिया में। तो मुझे लगता है कि अनफॉर्चुनेटली जिस चीज के ऊपर इस गवर्नमेंट की भी ज्यादा तवज्जो होना चाहिए, कते नजर इसके कि इमरान खान ने इसको पॉलिटिकली इस्तेमाल किया, वो अपनी जगह पे इशू है, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की सैनिटी है, प्राइम मिनिस्टर हाउस की जो सिक्योरिटी है, उसके ऊपर जो संजीदगी दिखानी चाहिए वो मुझे लगता है कि नजर नहीं आती। और उसकी वजह यह है कि कहीं ना कहीं दोनों अतराफ को पता है कि असल में ये कार्रवाई कौन कर रहा है। भट्टी साहब, चले कार्रवाई या किस तरह से हुआ, क्या हुआ, लेकिन ये बात शायद इसमें वजन है कि कोई इसकी जिसे कहा जा सकता है ना इसकी, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि इसकी साफ शफाफ इंक्वायरी हो भी नहीं सकती। मतलब ये डार्क वेब और ये हैकर हो गया, ये हो गया, फलाने ने कर लिया, हैक कर लिया, ये सारी बातें मफरूज़ों के ऊपर मबनी है, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। इतने बुरे दिन भी नहीं आए कि कोई पाकिस्तान से हज़ारों मील या हज़ारों किलोमीटर दूर बैठ के पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है उसको हैक कर ले और इतनी ज़्यादा कॉन्वर्सेशंस जो हैं वो टैप कर ली जाए। आपको लगता है कि कोई और मवाद है जो आ सकता है, या आपको लगता है नहीं बस ये स्कोर सेटल हो गया है, एक तरफ से आया दूसरी तरफ से भी आ गया? पहली बात तो कामरान भाई से मेरे बड़े पसंदीदा हैं और मुझे बड़े प्यारे हैं। उन्होंने जो लफ्ज़ एक बोला है ना, संजीदा हल्के, उस पर मैं संजीदगी से 1 मिनट की खामोशी करना चाहता था, लेकिन प्रोग्राम का चूंकि वक्त कम है इसलिए माजरत। इस मुल्क में कोई चीज़ संजीदा रह गई है? अल्लाह ना करे, तमाशे चल रहे हैं, कार्टून फिल्में चल रही हैं, टॉम एंड जेरी देखा था मैं, उसको देख के अंग्रेजी बेहतर करता था, पर बड़े बाद में पता चला कि उसमें वो तो बोलते ही नहीं है, तो लेकिन मेरी अंग्रेजी इंप्रूव हो गई। तो अच्छा, पहली बात ये है कि भाईजान पहली बात नहीं, मुझे आप भी आज चलाएं। ये माय बेस्ट फ्रेंड, आई बॉट इट फ्रॉम द बाजार, इट हैज 4 legs, इट प्राइस। ठीक है भट्टी साहब, बहुत आला आप अपना आर्गुमेंट कंप्लीट कर ले। सर बात यह है कि भाईजान के जो आपने कहा ना बुरे दिन, हो सकता है, पॉसिबल है। देखें पहले लीक्स आती रही, विकी लीक्स आई, वो स्नोडन साहब जो थे, जो अब रशियन, उन्होंने बताया कि अमेरिका के टारगेट्स क्या थे और कौन से लीडर थे। उसके अलावा वो छोड़ दें, स्विस लीक, पेंडोरा लीक्स और वो जो दुबई लीक्स और बाकी पनामा लीक्स। उसके बाद एंजेला मर्केल का अमेरिका ने फ़ोन हैक किया, वो भी आपके सामने है। 2015 में रहमान मलिक साहब ने बताया कि वो 2 एम्बेसीज जो हैं वो हमें वो करने की कोशिश कर रही थी, वो हमारा हैक या कोई रिकॉर्ड, तो हमने काबीना का इजलास भी बदला।
तो मेरा तो ये ख्याल था कि ये हैकर ही है, लेकिन मरियम नवाज साहबा ने जितने यकीन के साथ कहा कि वो कोई कोच का काम है, तो फिर अब ये बहस घर में आ जाती है। ठीक है, लेकिन ये बड़े दिल पे पत्थर रख कर, संजीदा होकर मैं ये कहना चाहता हूं कि ये वाकई एक बड़ा कंसर्न है कि सारों को मिलकर बैठना चाहिए। हम चंद लम्हों के लिए चस्के तो ले लेंगे, एक दूसरे को हरा भी लेंगे, एक दूसरे को गिरा भी लेंगे, मगर ये हुआ क्या था, कि ये क्यों हुआ और किसने किया और किसकी जिम्मेदारी थी ये ना होने देना, और इसके पीछे मकासद क्या हैं। ठीक है, मैं अपने तमाम मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा, यहाँ कामरान यूसुफ साहब का, जनाब मोहब्बत का और इरशाद भट्टी साहब का। एक मामला जिसको मैंने शुरू में उसका जिक्र किया वो हौसला अफजा है, और वो इसलिए हौसला अफजा है कि आमतौर पर वज़राए आज़म जाते हैं, ब्रीफिंग्स दी जाती हैं, उनके सामने फैंसी प्रोजेक्ट्स दिखाए जाते हैं, स्लाइड शो होता है कि ये हमने कर लिया, वो हमने कर लिया, और वहाँ पर ताली बजा दी जाती है और फीता काट दिया जाता है, इफ्तिताई तकरीब हो जाती है, इनाग्रेशन हो जाती है किसी प्रोजेक्ट की। लेकिन जो बहसियत एक प्राइम मिनिस्टर का फ़र्ज़ होता है, मैं समझता हूँ आज शहबाज शरीफ साहब ने उसके साथ यहाँ पर इंसाफ किया है। यानी आप मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, और अगर आप थॉरोली इन्वॉल्व्ड हैं और एक लोगों को रिलीफ देने का मामला है, एक पोर्टल है, अगर आपको लग रहा है कि वज़ीर आज़म को उनको दिखा दी गई एक प्रेजेंटेशन, अगर वो ध्यान ना भी दें और कहें जी कि ठीक है बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा इससे, और उसकी इफ्तिताई तकरीब में शिरकत करके उसका फ़ीता काट के आ जाएं या उसको इनाग्रेट करके आ जाएं, तो शायद किसी को पता भी नहीं चलेगा, एक नॉर्मल रिपोर्टिंग हो जाएगी। लेकिन जितने थॉरोली आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने इसके अंदर सवाल जवाब किए और इस नतीजे पर पहुँचे कि ये जो दिखाया जा रहा है ये तो वो नहीं है जो कि वो चाहते हैं, या उस स्टैंडर्ड का नहीं है जिस स्टैंडर्ड का होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये तो रियल टाइम इसकी जो रिपोर्टिंग है वो तो हो ही नहीं रही, और ये तो डाटा फीड कर दिया गया है। यही वो तरीका है जो कि किसी भी वज़ीर आज़म को अपनाना चाहिए। नहीं, जब आप अपना होमवर्क करके जाते हैं और आपको पता होता है, फिर आपको कोई ना बेवकूफ़ बना सकता है, ना कोई आपको किसी मामले के अंदर कन्फ्यूज़ कर सकता है। शहबाज शरीफ साहब को बहसीयत वज़ीर आज़म ये क्रेडिट जाता है, और मैं उम्मीद करता हूँ फॉर ग्रेटर गुडनेस फॉर पाकिस्तान के लिए, लोगों के लिए, पाकिस्तान की फलाह के लिए ऐसे प्रोजेक्ट्स हो तो इतनी इन्वॉल्वमेंट वज़ीर आज़म पाकिस्तान की या फॉर दैट मैटर किसी चीफ मिनिस्टर की होनी चाहिए। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं हमारे साथ। प्रोग्राम के सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं अमजद परवेज़ साहब। अमजद परवेज़ साहब मरियम नवाज शरीफ साहिबा के वकील हैं। एवन फील्ड का मामला जो था वहाँ पर भी उन्होंने अपने क्लाइंट को रिलीफ दिलाया, एक्विटल हुआ मरियम नवाज शरीफ साहिबा का। और अब जो चौधरी शुगर मिल वाला मामला है वहाँ पर भी 4 साल के बाद आज लाहौर हाई कोर्ट ने फॉर्मली अलाउ किया कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा का पासपोर्ट वापस चला जाए। सबसे पहले कुछ बुनियादी सवाल है, एक सवाल जो कि बहुत अमजद परवेज़ साहब के, क्या मरियम नवाज शरीफ साहिबा को फ़ायदा हुआ है नए कवानीन का, जो नैब के अंदर नैब कवानीन में तरमीम की गई है उसके बेसिस पे उनका एक्विटल हुआ है या मेरिट पर हुआ है? देखिए सर, हमारा बड़ा लाउड एंड क्लियर केस था अदालत आलिया इस्लामाबाद के सामने कि हम बिल्कुल नया लॉ ना डिस्कस हुआ, ना उसकी बात हुई, ना हमने नए लॉ की बुनियाद पे कोई फ़ायदा क्लेम किया। उनकी एक्विटल जो है वो ओल्ड लॉ के तहत ही आर्ग्यू की गई और 100% मेरिट पे जो है वो डिस्कशन हुई है, उसमें कोई नए लॉ के तहत फ़ायदा लेने वाली बात जो है वो नहीं है जी। ठीक है। अच्छा, ये जो चौधरी शुगर मिल वाला मामला था, इतना अरसा गुजर गया, वो को फाइल नहीं हुआ, चलान भी फाइल नहीं हुआ, कोई मामला आगे चला नहीं है तसाब अदालत में, उसकी क्या वजह है? अगर इख्तिसार से आप बता पाए तो। सर देखिए, उसकी वजह शायद यही है कि उनके पास कोई इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल नहीं था, कोई ऐसी शहादत नहीं थी नैब के पास जिनकी बुनियाद पे वो किसी कोर्ट ऑफ लॉ में एक सस्टेनेबल केस फाइल कर सकती। ठीक है। आपको पता होगा कि इनकी जो बेल थी चौधरी शुगर बिल में वो भी कोर्ट ने मेरिट पे ली थी जी, और ये कंडीशन सिर्फ उन्होंने बीबी की बोनाफिड इंटेंशन को देखने के लिए लगाई थी कि आप पासपोर्ट जमा कराएं। ठीक। अब आप देख लें कि उस दौरे हुकूमत में जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुख्तलिफ केसेस में ये कह रही थी बार बार कि नया पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, उस दौर में जब तमाम स्टेट ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करने के बावजूद वो नाकाम रहे 3.5 साल में चौधरी शुगर मिल के केस में कोई रेफरेंस फाइल करने में, तो इसमें तो ना नए कानून की कोई बात आती है और ना मौजूदा गवर्नमेंट के किसी असर रसूख की बात आती है। ठीक है। आपको याद होगा कि मरियम बीबी को 8 अगस्त 2019 को जो लाहौर में कोट लखपत जेल है वहाँ वालिद से मुलाकात करते हुए जेल के अंदर से गिरफ्तार किया गया था। जी बिल्कुल। फिर 48 डेज़ उनका फ़िज़िकल रिमांड हुआ, 48 डेज़ फ़िज़िकल रिमांड पे वो रही, फिर उसके बाद हाई कोर्ट ने मेरिट पे बेल दी और फिर 3.5 साल 4 साल तो पिछली हुकूमत रही है ना जी। ठीक है जी। तो कोई केस
कोई इंटरम इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, कोई फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कभी किसी कोर्ट ऑफ लॉ में वो पेश नहीं कर सकते। अच्छा, ये एक बात जो कि तशवीश का बायस भी रही बहुत से लोगों के, मरियम नवाज शरीफ साहब ने पहले भी अप्लाई किया था अपने पासपोर्ट लेने के लिए अदालत के सामने, बेंच बनते रहे, बेंच टूटते रहे, कुछ जज साहबान ने माजरत कर ली। आप एक सीनियर वकील हैं और आपके लिए बड़ा कॉमन है अदालतों में पेश होना, सुप्रीम कोर्ट, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स, ट्रायल कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स, ये इतने अरसे में क्या होता रहा अमजद साहब? देखिए, बीबी के केस में ज़रा ये अनयूजुअल था, जितनी रिक्यूज़ल्स हुई वो ज़रा गैर मामूली थी। किसी केस में एक आध दफ़ा रिक्यूज़ल हो जाती है, लेकिन इस केस में नॉर्मली जिन लोगों ने रिक्यूज़ किया जज साहबान ने, वो डिवीज़न बेंच में जूनियर जजेस थे। उन्होंने अपनी दानिश में मुनासिब समझा, इस पर कमेंट करना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन ये बात ज़रूर है कि बीबी ने जो बारहा एप्लीकेशंस दी, वो बीबी ने एक उम्रे के लिए एप्लीकेशन दी थी पासपोर्ट की वापसी के लिए और एक वालद की अयादत के लिए 2019 में। फिर हमारी उनको एडवाइस थी कि आपका केस मेरिट पे अच्छा है, आप बगैर कोई वजह बताए अपने बुनियादी हकूक़ पे खड़े हो जाएं अदालत आलिया के सामने और अपने बुनियादी हक़ को तस्लीम कराएं और कोर्ट से रिक्वेस्ट करें कि इन हालातों वाक़यात में उनका पासपोर्ट मज़ीद रखना जो है वो उनका जो बुनियादी हक़ है ट्रैवल करने का, वो उसको वायलेट करता है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस आर्गूमेंट पे मेरिट पे जो है वो हमारी फतह हुई और अल्हम्दुलिल्लाह रूल ऑफ लॉ अपहोल्ड हुआ। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अमजद परवेज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे, वकील मरियम नवाज शरीफ साहिबा के आज उनका पासपोर्ट भी उनको वापस कर दिया गया। प्रोग्राम आपने देखा, इसका फीडबैक दीजिएगा, देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज़।